हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। सो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड शेयर देम टू गिव द चैनल सपोर्ट। सो बहुत होगी बातें, लेट्स स्टार्ट द नरेशन। फर्स्ट सीन में हमें बेकी दिखाई जाती है जो अभी अभी फ्रिंज से अलग हुई थी। उसके कान लाल हो रहे थे, गाल लाल हो रहे थे, सांसें बहुत तेज थीं, दिल की धड़कन थी कि काबू में आ ही नहीं रही थी। यूं ही दौड़ते हुए वो मेडिकल कैंप पहुंची। अभी भी प्रीन का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। कितना करीब था वो उसके। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो बेकी को उसकी तरफ खींचते जा रही थी। ये सब याद आते ही वो दोबारा प्रीन के ख्यालों में खो गई। लेकिन कुछ ही लम्हे बाद किसी की आवाज उसे दोबारा होश में ले आई। लगता है डॉक्टर ने गलती से खुद ही को एनेस्थीसिया लगा लिया है, तभी तो होश में नहीं लग रही। देख नहीं रही कि उसके आसपास कितने पेशेंट्स हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। एक तन से भरा हुआ जुमला। बेकी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने उसी लड़की का चेहरा था जिसे वो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। अलिसारा मुस्कुराकर उसे देख रही थी, उसे टॉन्ट कर रही थी। बेकी ने मुंह बनाकर उसे देखकर कहा, डॉक्टर अलिसारा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पेशेंट्स के दरमियान हैं। तभी अलिसारा ने उसे टीस करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें याद है कि हम मेडिकल कैंप में हैं, किसी गार्डन में नहीं। आंखें बंद किए मुस्कुरा तुम रही थी, तो मैंने सोचा कि पता कर लूं तुम अपने सेंसेस में हो भी या नहीं। अलिसारा ने बेकी को बातें सुनाई और उसके बाद फिर से मुस्कुराने लगी। बेकी गुस्से से लाल होने लगी। तभी उसे क्रॉस करती हुई पेशेंट के पास चली गई और उसे चेक करने लगी। अलिसारा ने उसके करीब आकर कहा, जिस पेशेंट के लिए तुम यहाँ भागकर आई हो, मैंने उसे ट्रीट कर दिया है, तो अब चाहो तो नंबर टांकने के लिए यहाँ पर खड़ी रह सकती हो। वैसे यहाँ पर अब जरूरत नहीं। ये कहकर वो बाहर निकल गई और वो गुस्से से जाती हुई अलिसारा को देखती रही। नेक्स्ट सीन में हमें प्लिंग दिखाई जाती है जो अभी अभी मेडिकल कैंप पहुंची थी। सब लोगों की तरह उसे भी एक टेंट असाइन हो गया था और पेशेंट्स को चेक करने के बाद जब वो अपने टेंट में गई, उसने अपने बिस्तर के साइड टेबल पर बाजू टिकाकर सोते हुए खुनकुआ को देखा और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे कदमों से चलती हुई खुनकुआ के पास जाकर खड़ी हो गई। साइड लैंप की रोशनी में वो उसका चेहरा देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत मट्टी थी। उसने 2 लम्हे खुनकुआ का चेहरा देखा और बाहर जाकर एक टॉवल को साफ पानी से भिगोकर ले आई और उसके बराबर में बैठ गई। वो धीरे धीरे खुनकुआ के चेहरे से मट्टी को साफ करने लगी। चेहरा साफ करने के बाद उसने वहीं साइड टेबल पर अपने बाजू रखे और सिर टिकाकर खुनकुआ के चेहरे को देखने लगी। लैंप की धीमी रोशनी में अब उसका चेहरा चमक रहा था। चेहरे पर हल्की सी थकावट थी, पर फिर भी उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी जो हमेशा प्लिंग के दिल को सुकून से भर देती थी। क्या वो ये जानता था कि प्लिंग उससे दीवानों की तरह प्यार करती है, इतना कि उसका ये चमकता हुआ मुस्कुराता चेहरा देखकर ही उसकी सारी थकन उतर गई। इतने साल हो गए उनकी शादी को, पर आज भी वो बेइंतहा बेशुमार प्यार करती थी इस लड़के से, जुनून की हद तक। वो यूं ही गहरी नजरों से उसे देखकर मुस्कुराते जा रही थी। तभी खुनकुआ ने कहा, अब क्या तुम सारी रात मुझे यूं ही देखोगी? प्लिंग शॉक्ड रह गई और सीधी होकर बैठ गई। खुनकुआ भी मुस्कुराता हुआ सीधा होकर बैठ गया। प्लिंग ने गुस्से से कहा, आप जाग रहे थे? सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? खुनकुआ मुस्कुराकर उसके करीब हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं, मैं सच में सो गया था, पर जैसे ही तुम्हारी आहट हुई, तुम्हारी खुशबू इस टेंट में आई, तो मैं जाग गया। मुझे पता लग गया कि सिर्फ एक ही लड़की है जिसकी आहट मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज कर सकती है। वो मुस्कुराकर प्लिंग को देखकर कह रहा था, जिसका मूड थोड़ा सा खराब था, पर उसकी बातें प्लिंग के दिल को पिघलाने लगी। वो सिर्फ उसकी नजरों से ही शर्माने लगी और उसने अपनी आंखें झुका ली। फिर
दोबारा उसे देखकर बोली, तो आपने बताया क्यों नहीं कि आप जाग रहे हैं? प्लिंग ने एक और गिला किया। कुनकुआ उसके और करीब हुआ और उसे कमर से थाम कर बोला, अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं जाग रहा हूँ, तो क्या तब भी इतने प्यार से मेरे चेहरे को साफ करती? उसकी शरारती आंखों में बहुत कुछ था। प्लिंग के कान, उसके गाल लाल होने लगे। कुनकुआ ने प्लिंग को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उसकी नेक पर किस करने लगा। आज का दिन बहुत लंबा और थका देने वाला था और तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी प्लिंग एक काबिल डॉक्टर ही नहीं बल्कि बहादुर भी है। आज सब सिचुएशंस को तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खुनकुआ के कहे हुए ये लफ्ज उसके दिल को तेजी से धड़काते जा रहे थे। उसने खुनकुआ को हक बैक कर लिया। खुनकुआ की उंगलियां अब शरारती होने लगी थी, पर यह जगह बहुत अनअप्रोप्रिएट थी। प्लिंग उसे चूमना चाहती थी, उसे करीब करना चाहती थी, फिर भी उसे खुद से दूर धकेल कर बोली, अच्छा अच्छा बस बहुत हुआ। आप बहुत थक गए हैं, जाइए और जाकर आराम कीजिए घर पर। मैं अभी कुछ दिन यहाँ ही रुकूंगी। ये सुनकर खुनकुआ ने मुंह बना लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ उस घर में अकेला? मेरी बीवी यहाँ इस टेंट में रहे और मैं टैपोकॉन मेंशन में जाकर अपने नर्म बिस्तर पर सोऊं? हरगिज नहीं। प्लिंग को खुनकुआ की बातें सुनकर उस पर और प्यार आने लगा। उसने नरमी से उसके चेहरे को थाम कर कहा, बेबी इट्स ओके, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा यहाँ होना जरूरी है। अगर आप घर नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट हॉस्पिटल चले जाइए। प्लिंग ने कहा, हॉस्पिटल? खुनकुआ उसे देखने लगा। प्लिंग ने हाँ में सर हिलाया। यहाँ पर सारी मेडिकल एड हॉस्पिटल से आ रही है, वहां पर किसी का होना जरूरी है चेक इन बैलेंस रखने के लिए। वहां पर भी बहुत से जख्मी हैं और मैं सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ, प्लिंग ने कहा और खुनकुआ ने उसके माथे को चूम लिया। खुनकुआ उठकर जाने ही वाला था जब प्लिंग ने पूछा, अच्छा सुनिए। खुनकुआ मुड़कर उसे देखने लगा। वो जो डिपार्टमेंट हेड है जनरल वार्ड की, क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में है? खुनकुआ ने कुछ सोचकर कहा, तुम आयोन की बात कर रही हो? हाँ, वो वहीं पर है ड्यूटी पर। वो लड़की खुनकुआ को बहुत मीठी नजरों से देखती थी। प्लिंग ने वैसे तो कभी उसे कुछ नहीं कहा, पर कोई भी इंसान जो उसके खुनकुआ को मीठी नजरों से देखे उसका दुश्मन था। वो खड़ी हुई और खुनकुआ के करीब आई। ये क्या कर रही हो? बिना किसी वार्निंग के उसने खुनकुआ के गर्दन पर एक लव बाइट दे दिया और उसे देखकर बोली, ये एक स्टैम्प है इस बात का सबूत कि आप ऑलरेडी टेकन हैं और कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते, समझे आप? प्लिंग को यूं देखकर उसका दिल चाहा कि उसे बाहों में भरकर चूम ले। उसने प्लिंग को कमर से पकड़कर करीब किया। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे भी डरना चाहिए क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तो मेरे पास है। ये कहकर वो प्लिंग के करीब आया और उसकी गर्दन पर बाइट करने ही वाला था। तभी प्लिंग को पुकारती हुई बेकी हाथ में 2 कॉफी के मग लिए सीधी उसके टेंट में आ गई। डॉक्टर प्लिंग, मैं आपके साथ। ओह सॉरी सॉरी। उन दोनों को इस तरह देखकर बेकी ने 2 कदम पीछे लिए। मैं बाद में आती हूँ, ये कहकर वो निकलने वाली थी। वो दोनों भी झटके से एक दूसरे से अलग हुए। इट्स ओके बेकी, मैं जा रहा हूँ, खुनकुआ ने कहा और टेंट से निकल गया। बेकी उसे देखती रही और मुड़कर प्लिंग को देखने लगी। अभी भी वो मीठी नजरों से अपने हस्बैंड को ही देख रही थी। बेकी को उन दोनों को देखकर बहुत प्यार आया। प्यार ऐसा ही तो होना चाहिए, एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझा जाए, एक दूसरे के लिए कुछ अलग सा फील किया जाए, एक का दर्द दूसरे तक पहुंचे और एक की खुशी में दूसरा खुश हो जाए। उन दोनों को देखकर बेकी मुस्कुरा रही थी। तभी प्लिंग ने कहा, तुम यहाँ कैसे? बेकी ने उससे कहा, मैं तो बस आपके लिए कॉफी लाई थी, आज बहुत मुश्किल दिन था इसलिए। प्लिंग ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो चलो, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तुम्हें?
बेकी ने नाम में सर हिलाया। तो चलो कुछ देर बातें करते हैं। बाहर चले? बेकी ने पूछा और उसके बाद प्लिंक को उसने कॉफी का मग पकड़ाया और वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़ी। और नेक्स्ट सीन में हमें खून कुआं दिखाया जाता है जो प्लिंक से बात करने के बाद अब हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। उसने गाड़ी खोली और बैठने ही वाला था जब रेस्क्यू टीम ऑफिसर ने उसे पुकारते हुए कहा, मिस्टर कुआ। उस ऑफिसर की आवाज पर कुआ ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, यस ऑफिसर, हाउ मे आई हेल्प यू? उस ऑफिसर ने कहा, आपने कहा था फूड ट्रक्स आने वाले हैं। अब शाम भी ढलने वाली है और काफी अंधेरा हो रहा है। मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम सुबह से काम कर रही है और यहाँ घायल भी थे, तो हमें जल्दी खाकर सोना चाहिए। कल फिर से एक बहुत लंबा दिन है। कितना वक्त और लगेगा? उसकी बात सुनकर कुन कुआ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। ये प्रनोद भी कहाँ रह गया है? उसने मन में कहा। ऑफिसर गिव मी अ मिनट, ये कहकर उसने प्रनोद को कॉल लगाया जो फौरन ही उठा लिया गया। हाँ कुआ, वहाँ सब ठीक है? प्रनोद ने सीधा सवाल किया। कुन कुआ ने गुस्से से कहा, सब ठीक है। यहाँ अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक। तुम्हें पता भी है यहाँ कितने लोग घायल हैं? यहाँ पर मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीम सुबह से लगातार काम कर रही है और अब सब लोग थक चुके हैं, लेकिन खाना अभी तक पहुंचा नहीं क्योंकि वो मैंने तुम्हें जो करने को कहा था, एक काम दिया था और अभी तक तुमसे वो भी नहीं हुआ। उसकी ये बातें सुनकर प्रनोद को भी गुस्सा आ गया। वो भी चिढ़कर बोला, अगर तुम्हें याद हो तो ये एक मेडिकल सिचुएशन है। सुबह से मैं भी कितना भाग दौड़ कर रहा हूँ तुम्हें बताऊं क्या? और अभी भी हम अपने शौक से लेट नहीं हुए। चेंगमाई हाईवे पर हमारे फूड ट्रक्स फंस गए हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं ये फूड ट्रक उड़ा कर ले आऊं? उसकी बात सुनकर खुन कुआ थोड़ा शांत हो गया और शांत स्वर में बोला, भाई आई एम सॉरी। वो एक्चुअली यहाँ पर इतना सारा डिजास्टर देखा है मैंने आज कि मैं बस अपसेट हो गया था। उसकी बात सुनकर प्रनोद भी थोड़ा सा शांत हुआ। मैं समझता हूँ भाई, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आने की, पर यहाँ पर जिस तरह का ट्रैफिक है मुझे लगता है मैं 2-3 घंटे से पहले नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर खुन कुआ के चेहरे पर परेशानी उभर आई। ठीक है, पर कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ये कहकर उसने फोन रखा और जो बात हुई वो सामने ऑफिसर को बताई। अभी वो दोनों ये बातें कर रहे थे तभी फ्रीन चलता उनके सामने आकर खड़ा हो गया। परेशानी की कोई बात नहीं, फूड ट्रक्स बस 2 से 3 मिनट में आने वाले हैं। ये सुनकर खुन कुआ और वो रेस्क्यू टीम ऑफिसर कुछ कहते उससे पहले ही मेडिकल कैंप के सामने 2 बड़े फूड ट्रक आकर खड़े हो गए। एक ट्रक में से नाम निकली और दूसरे ट्रक में से कर्क। फ्रीन आगे बढ़ा और वो दोनों भी उसके करीब आने लगे। कर्क ने उसे गले लगाकर कहा, भाई थैंक गॉड तुम ठीक हो। जो सामान मंगवाया था सब ले आए हैं। नाम परेशानी से उसके करीब आई और उसे टाइटली हग करके बोली, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो फ्रीन की गर्दन को, उसके चेहरे को चेक करने लगी। अरे बेबी देखो तो सही, एकदम हटा कटा खड़ा है, फिट एंड फाइन, इसे क्या होना है? उस पर नाम ने गुस्से से कर्क और फ्रीन को देखकर कहा, हाँ मगर इस इडियट को अगर चोट भी लगी तो कौन सा किसी को बताएगा? ये कहकर उसने उसके बाजू पर हिट किया और फ्रीन चिल्ला उठा, आउच! अरे मेरी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये देखो तुम्हारे सामने वन पीस में खड़ा हूँ। तभी वो रेस्क्यू टीम ऑफिसर और खुन कुआ भी वहीं उनके पास आकर खड़े हो गए। खुन कुआ को देखकर उन दोनों के चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई जो उसे अच्छी तरह पहचानते थे, पर उस ऑफिसर के सामने कुछ पूछना अनअप्रोप्रिएट था, इसीलिए खामोश रहे। उस ऑफिसर ने फूड ट्रक्स के लिए नाम और कर्क का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुस्कुराकर सर झुकाकर कहा, अरे ऑफिसर, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हम भी इसी कंट्री के सिटीजन हैं जैसे आप, और ऐसे वक्त में तो सबको मदद करनी चाहिए। खुन कुआ जो खामोश खड़ा था ऑफिसर को देखकर बोला, अब खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऑफिसर, तो आई विल टेक माई लीव। मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये कहकर खुन कुआ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। फ्रीन, नाम और कर्क तीनों उसे गहरी नजरों से जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद वो चारों फूड ट्रक की तरफ बढ़ गए। फ्रीन ने उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहा, वैसे मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतने कम वक्त में इतना सारा इंतजाम कर दोगे। गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू। तभी नाम ने कहा, इतने कम वक्त में हम तो इतना सब कुछ नहीं कर पाते, पर हमारे साथ एक काइंड हार्टेड लड़की थी
जिसने हमारी बहुत हेल्प की। काइंड हार्टेड लड़की। तभी वो ट्रक जिसमें नाम थी वहां से एक 20-22 साल की लड़की निकली और फ्रीन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर फ्रीन को ग्रीट किया। फ्रीन ने भी इसी तरह उसे ग्रीट किया। मिस्टर फ्रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। फ्रीन हैरानी से उस लड़की को और फिर नाम को देखने लगा। हाँ, सब ठीक चल रहा है। उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। क्या मैं आपको जानता हूँ? ये सुनकर उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी उम्र से जानती हूँ। क्या सच में? फ्रीन हैरानी से उसे देखने लगा। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। अगर आपको याद हो तो आपके दादाजी ने आपके पेरेंट्स के नाम पर एक ऑर्फनेज बनाया था बहुत सालों पहले। आप अपने बचपन में हर साल अपने दादाजी के साथ वहां आते थे, अपने पेरेंट्स के जन्मदिन पर, और बच्चों में बहुत सी चीजें बांटते थे। मैं भी उनमें से एक बच्ची थी। मैंने अपना सारा बचपन उसी ऑर्फनेज में गुजारा और जब मैं वहां से निकली तो एक एनजीओ में जॉब कर ली और अब मैं एक एनजीओ रन करती हूँ। ये सुनकर फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत जल्दी अपनी मंजिल तय कर ली और मैं चाहूंगा कि आपको लाइफ में और भी बहुत सी सक्सेस मिले। इस हेल्प के लिए थैंक यू। उस पर उस लड़की ने कहा, अरे थैंक यू की क्या बात है? मेरी तो हर सांस आपकी और आपके घर वालों की कर्जदार है। इस पर फ्रीन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मेरी छोटी सिस्टर की तरह हैं। क्या नाम है आपका? उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नीता। नीता नाम है मेरा। और उसके बाद वो सब मिलकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें बेकी और प्लिंग दिखाई जाती हैं, जो हाथ में कॉफी का मग लिए टेंट के सामने टहल रही थीं। बेकी ने प्लिंग से पूछा, आप और हुनकुआ ने लव मैरिज की थी? कितने साल हो गए हैं शादी को? प्लिंग ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, 2 साल हमने अमेरिका में डेट किया और शादी को 3 साल हो गए हैं, तो हम 5 साल से साथ हैं। और हाँ, हमने लव मैरिज की थी। कुआ से शादी करने के लिए मैंने अपने मॉम डैड से बहुत जिद की थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अमेरिका में अपना दोस्त, करियर, हर चीज छोड़कर यहाँ थाईलैंड में आ जाऊं। पर कुआ के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार थी। उसकी बात सुनकर बेकी मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। वो दोनों थोड़ा और आगे चले, तभी प्लिंक ने बेकी से कहा, पर तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसकी आंखें तुम्हें देखकर चमकने लगती हैं। मैंने नोटिस किया है, सिर्फ एक तुम ही हो जिससे वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता है। मेरा पार्टनर? बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। किसकी बात कर रही हैं आप? मेरा तो कोई पार्टनर नहीं। प्लिंग खामोश सी हो गई। वो लड़का फ्रीन। क्या तुम दोनों रिलेशन में नहीं? प्लिंग ने कहा। मैं और वो? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों रिलेशन में नहीं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जब जिद करती हूँ तो मेरी हर जिद पूरी करते हैं। कभी कभी डांटते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छे हैं। पर हम कपल नहीं हैं, बेकी ने यह कहा। प्लिंग मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, ओह, तो तुम दोनों कपल नहीं हो। सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लिंग ने कहा। और वो दोनों यूं ही टहलते रहे। फ्रीन के बारे में अब बहुत सी सोचें बेकी के जहन में आने लगी। उसका मुस्कुराता चेहरा, हमेशा बेकी से मुस्कुराकर बात करना, एक अलग सी अट्रैक्शन, और कुछ देर पहले जो टेंट में होने वाला था, वो सब याद आते ही उसके कान और गाल लाल होने लगे। प्लिंग उसकी खामोशी को भांप कर बोली, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बेकी उसे देखकर बोली, नहीं, कुछ नहीं। प्लिंग, आप तो हुनकुआ से बहुत प्यार करती हैं। आपको क्या लगता है कि प्यार क्या होता है? प्लिंग उसका सवाल समझकर उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। मेरे लिए कुआ दुनिया का वो एक इकलौता इंसान है जिसे मैं कभी दर्द में नहीं देख सकती, क्योंकि जब वो दर्द में होता है तो मैं उससे ज्यादा दर्द महसूस करती हूँ। बेकी को वो दिन याद आया जब उसने फ्रीन को डीमन कहा था, उसे हर्ट किया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी थी जब तक फ्रीन ने उसे माफ नहीं किया था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था जो वो महसूस करती जा रही थी। फिर प्लिंग ने कहा, वो एक इंसान जो हमेशा
हर सिचुएशन में मेरा हाथ नहीं छोड़ता, मेरा साथ नहीं छोड़ता, मजबूती से मेरे सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहता है, वो जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। बेकी को वो दिन याद आया जब फ्रीन कैसे निडर होकर उसकी खातिर खाई से लटकती हुई गाड़ी में बैठ गया। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस इस बात की कि बेकी को कुछ ना हो जाए। उसकी खातिर वो अपनी जान भी हंसते हंसते देने को तैयार था। फिर प्लिंग ने कहा, वो एक इंसान जिसके लिए मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ, उसकी खुशियाँ हूँ। मुझे जरा सा भी दर्द हो तो वो तड़प उठता है, परेशान हो जाता है। और बेकी को याद आया कि जब उसने बेहोश होने का नाटक किया था तो मजबूत सा दिखने वाला फ्रीन कितना परेशान हो गया था, कितना रोया था वो ये समझकर कि बेकी बेहोश हो गई है, अनकॉन्शियस हो गई है। उसकी सिसकियां लेती हुई आवाजें अब भी बेकी के कानों में गूंज रही थी। फिर प्लिंग ने कहा, दुनिया के सामने वो एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता है, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मेरी बाहों में आते ही एक छोटा बच्चा बन जाता है। उसका हर दुख, हर दर्द वो मुझसे शेयर करता है, चाहे जबान से करे या चाहे अपने आंसुओं से। जब वो मेरे सीने में लिपट कर अपने गर्म आंसुओं से मेरी शर्ट को भिगोता है तो उसकी पीठ सहलाते हुए मुझे लगता है कि मैं वो एक इकलौती इंसान हूँ जिससे वो अपना हर दर्द बांट सकता है। यह एहसास बहुत खास होता है बेकी। और बेकी को कॉटेज में बिताई अपनी और फ्रीन की वो रात याद आई जब नींद में वो एक बच्चे की तरह उससे लिपटा था। उसके आंसू बेकी की शर्ट भिगो रहे थे। उसने फ्रीन को टाइटली हक कर रखा था। धीरे धीरे उसके बाल और पीठ सहला रही थी। कितना करीब था वो उसके। उसका दिल चाह रहा था कि फ्रीन को अपनी धड़कनों में समा ले। इसके बाद प्लिंक ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बेकी अपनी सोचों से बाहर आई। नहीं, बस वैसे ही। मुझे अब नींद आ रही है और कल भी बहुत लंबा दिन है तो हमें चलना चाहिए, बेकी ने कहा। और प्लिंक ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। नेक्स्ट सीन में हमें नॉब दिखाया जाता है जो नाम के पकड़ाए हुए कुछ बॉक्सेस को पेशेंट्स के टेंट में रखने आया था। तभी उसने एक पेशेंट को देखा जिसकी हालत बिगड़ रही थी। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, नॉब ने उसे देखकर कहा। उस पेशेंट को मिर्गी हो रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर एक डॉक्टर को बैंडेज करते हुए देखा। वो डॉक्टर बैंडेज करके खड़ी हुई। नॉब दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया। अरे अरे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उस लड़की ने कहा। नॉब ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अगले ही लम्हे वो दोनों पेशेंट के सामने थे। इस पेशेंट की हालत बहुत खराब है, प्लीज इसे ट्रीट करो। क्या? मैं? पर मैं कैसे इसे ट्रीट करूं? वो लड़की फटी हुई आंखों से नॉब को देखने लगी। क्या मतलब कैसे ट्रीट करूं? डॉक्टर हो ना तुम? मैंने कब कहा तुम्हें कि मैं डॉक्टर हूं? उस लड़की ने कहा। ओहो इडियट, तो पहले बताना चाहिए था ना। ये कहकर नॉब दौड़कर टेंट के बाहर गया। लकीली अलेसारा टेंट के अंदर ही आ रही थी पेशेंट्स का ऑब्जर्व करने। लकीली अलेसारा टेंट्स के पास ही थी। वो दौड़ कर गया और अलेसारा को बुला लाया। नॉब, तुम इनकी टांगों पर प्रेशर बनाओ। अलेसारा दौड़कर पेशेंट के पास आई और उसने नॉब को इंस्ट्रक्शन दी। फिर उसने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा, प्लीज सिलाइन रेडी कीजिए। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और सिलाइन रेडी करने लगी। थोड़ी देर में सिलाइन लगाने के बाद उस पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल होने लगी और उन तीनों की जान में जान आई। नॉब ने कहा, थैंक गॉड यार, तुम टाइम पर आ गई। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अलेसारा को गले लगाने वाला था जब उसने उसे दूर धकेल दिया। अच्छा अच्छा, बस बस समझ गई मैं कि तुम बहुत खुश हो कि तुमने किसी की जान बचाई। अच्छा, मैं टेंट में जा रही हूँ, क्या तुम यहीं रुकने वाले हो? उसने नॉब से पूछा। नॉब ने ना में सर हिलाया। नहीं, मैं भी टेंट की तरफ जा रहा था, बस कुछ बॉक्सेस रखने आया था। तभी अलेसारा ने सामने खड़ी लड़की से कहा, क्या आप यहाँ पर वॉलंटियर हैं? उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। जी मिस, मेरा नाम नीता है और मैं यहाँ वॉलंटियर हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हम डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अलेसारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और टेंट से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नॉब भी टेंट से बाहर निकल रहा था। तभी नीता ने उससे कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप जो भी हैं, आपको नहीं लगता आपको मुझसे सॉरी कहना चाहिए? नॉब मुड़कर उसे देखकर बोला,
सॉरी? किस बात का सॉरी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। नीता की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने मुंह फुलाकर कहा, आपने मुझे इडियट कहा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। नॉब ने दोनों बाजू सर पर रखे और गहरी सांस लेकर बोला, पर इसमें गलती आप ही की है। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आप डॉक्टर नहीं हैं। आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। तो सॉरी तो आपको बोलना चाहिए, मैं क्यों बोलूं? नीता को इस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप बहुत ही जाहिल, बददिमाग और बदतमीज किस्म के इंसान हैं। ये सुनकर नॉब सीधा खड़ा हुआ और उसे देखकर बोला, हाँ, और आप एक नंबर की ड्रामा क्वीन, नकचिड़ी और पागल लड़की हैं। पर आज का दिन मेरे लिए वैसे ही बहुत टायरिंग था और मैंने एक पेशेंट को खून देकर जान बचाई है। अब मैं बहुत थक चुका हूँ और कोई ड्रामा नहीं चाहता। सो मिस ड्रामा क्वीन, हम सुबह इसे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप हैं। नीता, नीता नाम है मेरा। नीता ने कहा, नाइस टू बट नॉट नाइस टू सी यू मिस नीता। मेरा नाम नौप है। उम्मीद है कि हम दोबारा नहीं टकराएंगे। ये कहकर वो टेंट से निकला और वो गुस्से से जाते हुए उस लड़के को देख रही थी। पूरी तरह पागल है ये तो, उसने ये कहा और दूसरी तरफ चली गई।
नेक्स्ट सीन में हमें बेकी और प्लिंग दिखाई जाती हैं, जो हाथ में कॉफी का मग लिए टेंट के सामने टहल रही थीं। बेकी ने प्लिंग से पूछा, आप और हुनकुआ ने लव मैरिज की थी? कितने साल हो गए हैं शादी को? प्लिंग ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, 2 साल हमने अमेरिका में डेट किया और शादी को 3 साल हो गए हैं, तो हम 5 साल से साथ हैं। और हाँ, हमने लव मैरिज की थी। कुआ से शादी करने के लिए मैंने अपने मॉम डैड से बहुत जिद की थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अमेरिका में अपना दोस्त, करियर, हर चीज छोड़कर यहाँ थाईलैंड में आ जाऊं, पर कुआ के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार थी। उसकी बात सुनकर बेकी मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। वो दोनों थोड़ा और आगे चले, तभी प्लिंक ने बेकी से कहा, पर तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसकी आंखें तुम्हें देखकर चमकने लगती हैं। मैंने नोटिस किया है, सिर्फ एक तुम ही हो जिससे वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता है। मेरा पार्टनर? बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। किसकी बात कर रही हैं आप? मेरा तो कोई पार्टनर नहीं। प्लिंग खामोश सी हो गई। वो लड़का फ्रीन, क्या तुम दोनों रिलेशन में नहीं? प्लिंग ने कहा, मैं और वो? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों रिलेशन में नहीं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जब जिद करती हूँ तो मेरी हर जिद पूरी करते हैं। कभी कभी डांटते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छे हैं। पर हम कपल नहीं हैं, बेकी ने यह कहा। प्लिंग मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, ओह, तो तुम दोनों कपल नहीं हो? सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लिंग ने कहा। और वो दोनों यूं ही टहलते रहे। फ्रीन के बारे में अब बहुत सी सोचें बेकी के जहन में आने लगी। उसका मुस्कुराता चेहरा, हमेशा बेकी से मुस्कुराकर बात करना, एक अलग सी अट्रैक्शन, और कुछ देर पहले जो टेंट में होने वाला था, वो सब याद आते ही उसके कान और गाल लाल होने लगे। प्लिंग उसकी खामोशी को भांप कर बोली, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बेकी उसे देखकर बोली, नहीं, कुछ नहीं। प्लिंग, आप तो खुनकुआ से बहुत प्यार करती हैं। आपको क्या लगता है कि प्यार क्या होता है? प्लिंग उसका सवाल समझकर उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। मेरे लिए कुआ दुनिया का वो एक इकलौता इंसान है जिसे मैं कभी दर्द में नहीं देख सकती, क्योंकि जब वो दर्द में होता है तो मैं उससे ज्यादा दर्द महसूस करती हूँ। बेकी को वो दिन याद आया जब उसने फ्रीन को डीमन कहा था, उसे हर्ट किया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी थी जब तक फ्रीन ने उसे माफ नहीं किया था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था जो वो महसूस करती जा रही थी। फिर प्लिंग ने कहा, वो एक इंसान जो हमेशा हर सिचुएशन में मेरा हाथ नहीं छोड़ता, मेरा साथ नहीं छोड़ता, मजबूती से मेरे सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहता है, वो जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। बेकी को वो दिन याद आया जब फ्रीन कैसे निडर होकर उसकी खातिर खाई से लटकती हुई गाड़ी में बैठ गया। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस इस बात की कि बेकी को कुछ ना हो जाए। उसकी खातिर वो अपनी जान भी हंसते हंसते देने को तैयार था। फिर प्लिंग ने कहा, वो एक इंसान जिसके लिए मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ, उसकी खुशियाँ हूँ। मुझे जरा सा भी दर्द हो तो वो तड़प उठता है, परेशान हो जाता है। और बेकी को याद आया कि जब उसने बेहोश होने का नाटक किया था तो मजबूत सा दिखने वाला फ्रीन कितना परेशान हो गया था, कितना रोया था वो, ये समझकर कि बेकी बेहोश हो गई है, अनकॉन्शियस हो गई है। उसकी सिसकियां लेती हुई आवाजें अब भी बेकी के कानों में गूंज रही थी। फिर प्लिंग ने कहा, दुनिया के सामने वो एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता है, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो मेरी बाहों में आते ही एक छोटा बच्चा बन जाता है। उसका हर दुख, हर दर्द वो मुझसे शेयर करता है, चाहे जबान से करे या चाहे अपने आंसुओं से। जब वो मेरे सीने में लिपट कर अपने गर्म आंसुओं से मेरी शर्ट को भिगोता है तो उसकी पीठ सहलाते हुए मुझे लगता है कि मैं वो एक इकलौती इंसान हूँ जिससे वो अपना हर दर्द बांट सकता है। यह एहसास बहुत खास होता है बेकी। और बेकी को कॉटेज में बिताई अपनी और फ्रीन की वो रात याद आई जब नींद में वो एक बच्चे की तरह उससे लिपटा था। उसके आंसू बेकी की शर्ट भिगो रहे थे। उसने फ्रीन को टाइटली हक कर रखा था। धीरे धीरे उसके बाल और पीठ सहला रही थी। कितना करीब था वो उसके। उसका दिल चाह रहा था कि फ्रीन को अपनी धड़कनों में समा ले। इसके बाद प्लिंक ने मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बेकी अपनी सोचों से बाहर आई। नहीं, बस वैसे ही। मुझे अब नींद आ रही है और कल भी बहुत लंबा दिन है तो हमें चलना चाहिए, बेकी ने कहा।
और प्लिंक ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। नेक्स्ट सीन में हमें नॉब दिखाया जाता है जो नाम के पकड़ाए हुए कुछ बॉक्सेस को पेशेंट्स के टेंट में रखने आया था। तभी उसने एक पेशेंट को देखा जिसकी हालत बिगड़ रही थी। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, नॉब ने उसे देखकर कहा। उस पेशेंट को मिर्गी हो रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर एक डॉक्टर को बैंडेज करते हुए देखा। वो डॉक्टर बैंडेज करके खड़ी हुई। नॉब दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया। अरे अरे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उस लड़की ने कहा। नॉब ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अगले ही लम्हे वो दोनों पेशेंट के सामने थे। इस पेशेंट की हालत बहुत खराब है, प्लीज इसे ट्रीट करो। क्या? मैं कैसे इसे ट्रीट करूं? वो लड़की फटी हुई आंखों से नॉब को देखने लगी। क्या मतलब कैसे ट्रीट करूं? डॉक्टर हो ना तुम? मैंने कब कहा तुम्हें कि मैं डॉक्टर हूँ? उस लड़की ने कहा। ओहो इडियट, तो पहले बताना चाहिए था ना। ये कहकर नॉब दौड़कर टेंट के बाहर गया। लकीली अलेसारा टेंट्स के पास ही थी। वो दौड़ कर गया और अलेसारा को बुला लाया। नॉब, तुम इनकी टांगों पर प्रेशर बनाओ। अलेसारा दौड़कर पेशेंट के पास आई और उसने नॉब को इंस्ट्रक्शन दी। फिर उसने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा, प्लीज सिलाइन रेडी कीजिए। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और सिलाइन रेडी करने लगी। थोड़ी देर में सिलाइन लगाने के बाद उस पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल होने लगी और उन तीनों की जान में जान आई। नॉब ने कहा, थैंक गॉड यार, तुम टाइम पर आ गई, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अलेसारा को गले लगाने वाला था जब उसने उसे दूर धकेल दिया। अच्छा, बस समझ गई मैं कि तुम बहुत खुश हो कि तुमने किसी की जान बचाई। अच्छा, मैं टेंट में जा रही हूँ, क्या तुम यहीं रुकने वाले हो? उसने नॉब से पूछा। नॉब ने ना में सर हिलाया। नहीं, मैं भी टेंट की तरफ जा रहा था, बस कुछ बॉक्सेस रखने आया था। तभी अलेसारा ने सामने खड़ी लड़की से कहा, क्या आप यहाँ पर वॉलंटियर हैं? उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। जी मिस, मेरा नाम नीता है और मैं यहाँ वॉलंटियर हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हम डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अलेसारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और टेंट से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नॉब भी टेंट से बाहर निकल रहा था। तभी नीता ने उससे कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप जो भी हैं, आपको नहीं लगता आपको मुझसे सॉरी कहना चाहिए? नॉब मुड़कर उसे देखकर बोला, सॉरी? किस बात का सॉरी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। नीता की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने मुंह फुलाकर कहा, आपने मुझे इडियट कहा जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। नॉब ने दोनों बाजू सर पर रखे और गहरी सांस लेकर बोला, पर इसमें गलती आप ही की है। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आप डॉक्टर नहीं हैं। आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, तो सॉरी तो आपको बोलना चाहिए, मैं क्यों बोलूं? नीता को इस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप बहुत ही जाहिल, बददिमाग और बदतमीज किस्म के इंसान हैं। ये सुनकर नॉब सीधा खड़ा हुआ और उसे देखकर बोला, हाँ, और आप एक नंबर की ड्रामा क्वीन, नकचिड़ी और पागल लड़की हैं। पर आज का दिन मेरे लिए वैसे ही बहुत टायरिंग था और मैंने एक पेशेंट को खून देकर जान बचाई है। अब मैं बहुत थक चुका हूँ और कोई ड्रामा नहीं चाहता। सो मिस ड्रामा क्वीन, हम सुबह इसे कंटिन्यू करेंगे, जो भी आप हैं। नीता नाम है मेरा। नीता ने कहा, नाइस टू बट नॉट नाइस टू सी यू मिस नीता, मेरा नाम नॉब है। उम्मीद है कि हम दोबारा नहीं टकराएंगे। ये कहकर वो टेंट से निकला और वो गुस्से से जाते हुए उस लड़के को देख रही थी। पूरी तरह पागल है ये तो, उसने ये कहा और दूसरी तरफ चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें प्लिंक दिखाई जाती है। बेकी अंदर जा चुकी थी और वो बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठी हाथ में कॉफी का मग लिए आसमान पर सितारों को देख रही थी। खुनकुआ की उसे शिद्दत से याद आ रही थी। उसने अपना फोन देखा तो सिग्नल अब पहले से बेहतर थे। उसने खुनकुआ को कॉल किया जो फौरन ही उठा लिया गया। हाय हनी, अभी तक सोई नहीं तुम? खुनकुआ जो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था यूं ही बिजी सा बोला। मैं बस थोड़ी देर में सोने वाली हूँ। आप क्या कर रहे हैं? प्लिंक ने पूछा। एक एग्रीमेंट पर काम कर रहा हूँ। खुनकुआ बिजी सा महसूस हो रहा था। आप बहुत बिजी हैं क्या? प्लिंक ने पूछा। हाँ, तुम यही समझ लो, एक बार ये काम हो जाए तो उसके बाद मैं सुकून क्या सांस ले पाऊंगा, कुआ ने कहा। प्लिंक मुस्कुरा कर बोली, आप इतने हार्ड वर्किंग हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं और इतने काइंड हार्टेड। आप लगन से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस होगी, मुझे पूरा यकीन है। कुआ मुस्कुराया। खाया कुछ तुमने? उसने प्लिंक से पूछा। हाँ, अभी फूड ट्रक से कुछ खाना आया था, वही खाया है। ये सुनकर कुआ की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। ये वही खाना था जो फ्रेंड सरोजा ने अरेंज किया था। उसके बाद प्लिंक को कुआ की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो फोन को देखने लगी। अरे, सिग्नल तो ठीक है,
कुआ? कुआ, आप सुन रहे हैं? कुआ अपनी सोचों से बाहर आया। हाँ, सॉरी, मैं ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मुझे वीडियो कॉल कीजिए, वहाँ आयोन है क्या? प्लिंग ने कहा और कुआ हंसने लगा। अरे बाबा, यहाँ कोई नहीं। और तुम्हें क्या मुझ पर यकीन नहीं है? कुआ ने कहा। प्लिंग चुप रही। आप पर है, पर दूसरों पर नहीं, जो आपके आगे पीछे घूमते हैं। कुआ हंसकर बोला, जिन्हें घूमना है घूमने दो। मेरा दिल, वो तो सिर्फ तुम्हारे पास है, यहाँ पर तो सिर्फ मेरा शरीर है। प्लिंग मुंह बनाकर बोली, सिर्फ आपका दिल नहीं, आपका शरीर, आपकी सांसें, आपकी आत्मा, सब सिर्फ मेरी है, समझे आप? उसने मुस्कुराकर हंसते हुए कहा। हाँ बाबा, समझ गया। उसके बाद उन दोनों ने कुछ देर बात की और फिर प्लिंग ने फोन रख दिया। प्लिंग के फोन रखने के बाद कुआ उस एग्रीमेंट को देख रहा था जिसे उसने प्लिंग की सेफ्टी के लिए तैयार करवाया था। उसने लैंडलाइन पर कॉल की। यस सर, रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाई। जर्नल वार्ड में मिस वॉन अभी भी हैं? यस सर, उन्हें कहो कि मेरे कैबिन में आए। ओके सर, रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई और कुआ दोबारा से उस एग्रीमेंट को देखने लगा। दूसरी तरफ फोन रखने के बाद प्लिंग दोबारा सितारों से भरे आसमान को देख रही थी जब कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ और एक बियर का कैन उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पहले बियर के कैन को और फिर सामने खड़े हुए यंग डॉक्टर को देख रही थी जिसने सुबह आज एक बहुत मुश्किल सर्जरी की थी, वो भी इतने गंदे माहौल में। उसका चेहरा, उसका हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो हाइजीन को बहुत मैटर करता है, पर फिर उसके एनकरेज करने पर उसने इतनी गंदी जगह पर एक सक्सेसफुल सर्जरी की थी। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। प्लिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आई एम सॉरी, मैं पीती नहीं। वो लड़का उसके पास ही बैठ गया। पीती नहीं? अरे यार, ये सिर्फ बियर है। इतना लंबा दिन था, थकावट उतारने के लिए अच्छी रहती है। उसकी बात सुनकर प्लिंग ने कॉफी का मग सामने करते हुए कहा, मुझे होश में रहना पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत से पेशेंट्स हैं। थकावट उतारने के और भी तरीके होते हैं। ये कहकर वो उठकर जाने वाली थी जब उस यंग डॉक्टर ने कहा, नाम क्या है आपका? प्लिंग। प्लिंग टेपाकॉन। प्लिंग मुड़कर उसे देखकर बोली, मेरा नाम। इससे पहले वो अपना नाम बताता, प्लिंग ने कहा, रिची। रिची आर्मस्ट्रॉन्ग। वो मुस्कुराकर उसे देखकर बोली। उसकी मुस्कुराहट देखकर एक लम्हे को तो रिची सब कुछ भूल गया। उसने हाँ में सर हिलाया। यस, रिची, रिची आर्मस्ट्रॉन्ग। आप मुझे जानती हैं? प्लिंग ने हाँ में सर हिलाकर बोला। बेकी से बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। बहुत अच्छे डॉक्टर हो, ये मैंने देख लिया। यहाँ नेक्स्ट टाउन में टेपाकॉन हॉस्पिटल है जहाँ पर ज़्यादातर घायलों को लेकर गए हैं। मैंने तुम्हारी बहन को वहाँ जॉब ऑफर किया था जो उसने मना कर दिया, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी बहन, और अगर हो सके तो मिस वॉन भी, हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन करें। प्लिंग ने मुस्कुराकर कहा और रिची ने उससे पूछा, सैलरी क्या देंगी आप? प्लिंग हंसकर बोली, क्या सैलरी चाहिए तुम्हें? रिची खड़ा हुआ और उसके करीब आकर बोला, आप कहेंगी तो सैलरी के बिना भी काम कर लूंगा। प्लिंग हंसी और उसे देखकर बोली, चलो फिर, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो इनकार कर दिया। मुझे खुशी होगी अगर तुम उसे भी कन्विंस कर पाओ तो। ये कहकर वो मुस्कुराकर अपने टेंट की तरफ बढ़ गई और रिची जाती हुई उस डॉक्टर को देखता रहा जिसकी मुस्कुराहट देखकर ही उसका दिल धड़कना भूल गया था। प्लिंग बहुत थक चुकी थी और अपने टेंट की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे खून कुआ का मैसेज आया कि प्रणव खाने पीने की चीजें और मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच गया है। प्लिंग ने कुछ वॉलंटियर्स लिए और उनके साथ मेडिकल कैंप के मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई जहां ट्रक्स पार्क थे। वो एंट्रेंस के करीब ही थी जब उसने पत्थर पर बैठी अलेसारा को देखा। कानों पे हेडफोन लगाए वो आंखें बंद किए म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। मिस अलेसारा, प्लिंग ने बुलाया, लेकिन वो उसे सुन नहीं पा रही थी। उसने नरमी से अलेसारा के कंधे पर हाथ रखा। मिस अलेसारा, उसने दोबारा पुकारा। अलेसारा चौंक गई। क्या? कौन कौन? उसने आंखें खोलकर सामने प्लिंग को देखा। ओह मिस प्लिंग, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये कहकर उसने कानों से हेडफोन उतारे। प्लिंग ने उसे देखकर कहा, आपको नींद नहीं आ रही? अब वो क्या ही बताती। वो इस इंतजार में थी कि दी रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग कब सोएगी ताकि वो टेंट में जाकर कुछ देर आराम कर सके। पर वो लड़की तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जब तक वो नहीं सो जाती अलेसारा अंदर जाकर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आप क्या सोच रही हैं? प्लिंग ने पूछा। नहीं, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। पर आप कहाँ जा रही हैं?
अलेसारा ने पूछा। मेरे हस्बैंड का मैसेज आया है, उनके दोस्त कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और खाने पीने की चीजें लेकर आए हैं, तो वॉलंटियर्स के साथ बस वही निकलवाने जा रही थी। ओह, इतना सा काम है? अलेसारा खड़े होकर बोली। आपकी आंखें नींद से बोझल हैं और चेहरा बता रहा है कि आप कितना थक चुकी हैं। बेटर है आप जाकर रेस्ट कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। आर यू श्योर? फ्लिंक ने कहा। 100%, अलेसारा ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद फ्लिंक अपने टेंट की तरफ बढ़ गई और दूसरी तरफ अलेसारा वॉलंटियर्स के साथ मेडिकल कैंप के मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई, फूड ट्रक्स के पास। अलेसारा वॉलंटियर्स के साथ जब ट्रक्स के करीब आई तो एक लड़का दरवाजा खोलकर ट्रक से बाहर निकला। जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा बंद किया तो वो दोनों 2 लम्हों के लिए ठहर गए। एक दूसरे को देखकर उन्हें लगा कि उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है कि दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। सांसें बहुत तेज होने लगी, पैर पत्थर के बन गए। एक कदम भी आगे चलना अब मुश्किल लग रहा था। उन दोनों का हाल एक सा था, पर प्रणोत एक दर्द था जो उसकी आंखों में उतर आया। अलेसारा ने खुद को कंपोज किया और मुस्कुराकर उसके करीब जाकर बोली, हाय, मेरा नाम अलेसारा है, अलेसारा चैंगसॉक। इन फूड ट्रक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे वॉलंटियर्स हैं, ये सामान निकलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। प्रणोद खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट कितनी बनावटी लग रही थी, कितनी आसानी से वो मुस्कुरा कर उससे बातें कर रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें कि वो प्रणोद का सामना कर सके, वो भी इस तरह मुस्कुरा कर। कैसे वो अजनबी बनकर उससे बात कर रही थी। प्रणोद कुछ ना बोल सका और वो उसे क्रॉस करती वॉलंटियर्स के साथ ट्रक की बैक साइड पर आ गई। थोड़ी देर बाद उसने सारा सामान वॉलंटियर्स के हाथ मेडिकल कैंप में भेजा और प्रणोद को क्रॉस करती हुई वो दोबारा मेडिकल कैंप की अंदर की तरफ जा रही थी जब उसकी आवाज ने अलेसारा के कदमों को रोक दिया। तुम यहाँ कैसे? अलेसारा मुड़ी और उसे देखकर बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसी जगहों पर मेरी बहुत जरूरत होती है। काफी कुछ बदल गया है ना, लेकिन हम यहाँ मिले, ये एक हसीन इत्तेफाक है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो प्रणोद का दिल जलाती जा रही थी। तुमसे मिलना मेरे लिए कभी भी हसीन इत्तेफाक नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशंस में। ये सुनकर अलेसारा मुस्कुरा कर बोली, अब ये तो सोच सोच की बात है। एनीवेज, उम्मीद है कि आप अपने आप को संभाल लेंगे। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई और प्रणोद भी उसके पीछे पीछे मेडिकल कैंप के अंदर चला गया। और नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेन दिखाया जाता है जो अपने टेंट में आंखें बंद किए सीधा बिस्तर पर लेटा था। तभी उसे अपने बराबर में कोई लेटता हुआ महसूस हुआ। किसी ने बड़ी नरमी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक गर्माहट उसके वजूद में बढ़ने लगी। उसने मुड़कर यूं ही आंखें बंद करके सामने वाले को अपने और करीब किया। एक मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, प्रेम बेबी, अब आप ठीक हैं? उसने आंखें खोलकर देखा तो बेकी का मुस्कुराता चेहरा देखकर उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने बेकी की आंखों में देखकर मुंह बनाकर कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है तो क्या तुम मेरे इतने करीब रहोगी? बेकी हंसकर उसके और करीब होते हुए बोली, मेरे आपके करीब होने के लिए आपका दर्द में होना जरूरी नहीं है। मैं तो हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस में आपके साथ हूँ। ये कहकर उसने अपना हाथ फ्रेंक के सीने पर रखा। सुनिए इस दिल की आवाज को, ये धड़कनें किसका नाम लेती हैं? फ्रेंक मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। बेकी मुस्कुराई और उसके माथे को चूम कर बोली, तो फिर मुझे खुद से इतना दूर क्यों रखते हो? क्यों मुझे अपने करीब नहीं होने देते? क्यों अपने जज्बात से डरते हो? फ्रेंक ने उसे कमर से थाम कर और करीब किया। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता बेकी, बस डरता हूँ अपने जज्बात से। मेरे जज्बात एक सैलाब की तरह हैं जिन्हें मैंने बंद लगा रखा है, और तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारा मासूम चेहरा, तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट इस बंद को तोड़ती जा रही है। अगर एक दफा तुमने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैं उसे थाम लूंगा, ये बंद टूट जाएगा और फिर तुम्हारे चाहने पर भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मेरी मोहब्बत में बहुत शिद्दत है बेकी, मैं नहीं चाहता कि
कि इसकी शिद्दत तुम्हारा दम घोटने लगे। बेकी मुस्कुरा के उसके करीब आई। उसने फ्रीन के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने होंठों को उसके होंठों पर रख दिया। वो नरमी से फ्रीन के होंठों को चूमने लगी। बेकी की टंग का स्वीट टेस्ट उसे बेकाबू करता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किस ब्रेक करके फ्रीन की आंखों में देखकर कहा, टूट जाने दो इस बंद को और बाहों में भर लो मुझे। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं। ये कहकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और दोबारा फ्रीन को अपने करीब करने लगी। फ्रीन अब उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। उसने बेकी को खींचकर अपने नीचे लिया और उसके टॉप पर आना चाहता था। अचानक ही वो मुड़ा और बिस्तर से नीचे गिर गया। एक झटके से उसकी आंख खुली। वो आसपास देखने लगा। ये एक सपना था, उन सपनों जैसा जो वो अक्सर देखा करता था। तेज होती हुई सांसों के साथ जब वो खड़ा हुआ तो उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी। गर्मी हो रही थी और ये बहुत बेसिक टेंट था। वो और नॉब बिस्तर शेयर करने वाले थे। उसने दूसरे सिंगल बेड की तरफ देखा जो नॉब का था। वो अभी भी खाली था। फ्रीन टेंट से बाहर निकल आया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यूं ही चलता हुआ जब वो झरने के पास गया तो उसने वहां बैठी एक लड़की को देखा। चांद की रोशनी में उसकी आंखों से फिसलते हुए आंसू मोतियों की तरह उसके गालों पर बह रहे थे। अलेसारा झरने के पास बैठकर रोते जा रही थी। उसकी पैंट टांगों तक फोल्ड थी और ठंडे पानी में वो पैर डिप किए झरने के पास बैठी रोती जा रही थी। ट्रेन उसके करीब आकर बैठ गया। धीरे धीरे वो उसकी पीठ सहला कर बोला, सारा क्या हुआ? अलेसारा ने आंसू पोंछे। नहीं कुछ नहीं खुनफ्रीन। अरे कुछ तो हुआ है, वरना ये नौटी सी लड़की जो सबको हंसाती है अकेले बैठकर ऐसे थोड़ी रोती। बताओ, क्या किसी ने दुख पहुंचाया है? अगर ऐसा है तो उस इडियट की हड्डी पसली एक कर दूंगा, फ्रीन ने कहा और अलेसारा मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, नहीं खुनफ्रीन, ये अमेरिका नहीं है और अब मेरे पीछे लड़कों की एक लंबी लाइन नहीं होती। फ्रीन ने उसके बालों को खराब करते हुए कहा, झूठ मत बोलो, इतनी खूबसूरत प्यारी सी लड़की पर तो हर लड़का फिदा हो सकता है। कौन है जो तुम्हें ना चाहे? पर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों से ये कीमती मोती बह रहे हैं। बताओ कौन है वो? फ्रीन ने पूछा। अलेसारा आंसू साफ करते हुए बोली, अरे कोई नहीं है खुनफ्रीन, बस मॉम डैड की याद आ रही थी। अलेसारा के पेरेंट्स भी उसके बचपन में एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वैसा ही एक दर्द जो फ्रीन अपने अंदर महसूस करके बड़ा हुआ था, अलेसारा ने भी उसी दर्द के साथ बचपन गुजारा था। इस वजह से वो खुद को अलेसारा से बहुत कनेक्टेड फील करता था। उसने उसे करीब किया और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लिया और धीरे धीरे उसे दिलासा देते हुए उसकी पीठ सहलाने लगा। इट्स ओके, वो जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छी जगह पर हैं, ये कहते हुए वो उसे दिलासा दे रहा था। इस बात से अनजान कि दूर खड़ी बेकी उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से से तिलमिला रही थी। एक अजीब सा दर्द था जो उसके दिल में उठ रहा था। फ्रीन ने अलेसारा को गले लगा रखा था। उसके आंसू फ्रीन की शर्ट भिगो रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहा था। ऐसा लगा कि बेकी का दिल फट जाएगा। दिल चाहा कि उन दोनों को जाकर अलग कर दे और फ्रीन को कॉलर से पकड़कर पूछे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की को गले लगाने की, उसे ऐसे कंसोल करने की। प्लिंग की बातों ने उसे बहुत परेशान किया था। सो नहीं पा रही थी वो जब से प्लिंग से बातें करके आई थी। बस फ्रीन का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। एंजाइटी में टेंट से निकलकर वो फ्रीन के पास जा रही थी, पर फ्रीन तो अपने टेंट में था ही नहीं। बेकी की नजरें हर जगह उसे ढूंढती रही और जब वो मिला तो उसने किसी और लड़की को गले लगा रखा था। वो उसकी पीठ सहला रहा था, उसे दिलासा दे रहा था। चांद की रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब लग रहे थे। बेकी का दिल चाहा कि वो फ्रीन से बहुत झगड़ा करे, चीखे चिल्लाए और उससे पूछे कि अलेसारा के इतने करीब क्यों था वो, लेकिन वो ऐसा कैसे करती। उसके पास ऐसा कोई हक नहीं था कि वो फ्रीन से पूछे कि वो क्यों है उसके साथ। उसे लग रहा था कि उसका दिल फटने वाला है
आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे। वहां से वो दौड़ते हुए आंसू साफ करती दूसरी तरफ चली गई। अलेसारा को दिलासा देकर फ्रीन खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ देखकर अलेसारा को भी खड़ा किया। अब और ज्यादा यहाँ पर रुके तो ठंड लग जाएगी, सीधी टेंट में जाओ और सो जाना, फ्रीन ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसके बाद वो दोनों अलेसारा के टेंट में गए। दूसरा बिस्तर खाली देखकर फ्रीन का दिल डूबने लगा। तुम तो बेकी के साथ टेंट शेयर कर रही हो ना? फ्रीन ने पूछा। खाली बिस्तर को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी एंजाइटी थी जिसे अलेसारा ने बहुत गहराई से महसूस किया। हाँ, पता नहीं कहाँ गई, शायद पानी पीने के लिए उठी होगी, अलेसारा ने कहा। फ्रीन का दिल डूबने लगा। चाहे वो लोग एक मेडिकल कैंप में भी थे, लेकिन उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए था, स्पेशली जब वो तैपाकॉन्स के इतने करीब हैं। कौन दोस्त है कौन दुश्मन, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। हाँ, तुम सो जाओ, वो आ जाएगी, मैं फिर भी देख लेता हूँ, टू बी ऑन सेफ साइड। ये कहकर वो टेंट से बाहर निकला और वो जाते हुए फ्रीन को देखने लगी। आज से पहले उसने कभी भी फ्रीन को किसी के लिए इतनी केयर करते नहीं देखा था। कुछ तो खास है इस रबेका में, जिसका सुनते ही खुद फ्रीन की आंखें बदल जाती हैं, अलेसारा ने सोचा। पर अभी प्रणोद को देखकर वो बहुत शौक में थी। सारी पुरानी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थीं और उसे रेस्ट की अब बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए कुछ और ना सोचते हुए वो बिस्तर पर गई और सो गई। फ्रीन पागलों की तरह उसे इधर उधर देखने लगा और सीन मूव होता है दूसरी तरफ। अलेसारा और फ्रीन को इतने करीब देखकर बेकी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दौड़ती आंसू बहाती दूसरी तरफ जा रही थी। दौड़ते दौड़ते वो नॉब से जाकर टकराई, जो नीता से हुए झगड़े पर बड़बड़ा रहा था। ए बंदरिया, आंखें हैं ये बटन। बेकी जैसे ही उससे टकराई वो दोनों गिरने वाले थे। नॉब ने उसे संभाल कर कहा, अभी हम दोनों गिरते और सर फूट जाता किसी का। अरे तुम रो क्यों रही हो? नॉब ने उसे देखकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और झटके से नॉब को गले लगा लिया। फूट फूट कर बच्चे की तरह रोने लगी। उसने नॉब को बहुत टाइटली हग कर रखा था, हिचकियां लेकर रो रही थी। नॉब को समझ नहीं आया कि वो रो क्यों रही है। फिर भी उसने बेकी को हग बैक किया और धीरे धीरे उसके बाल और उसकी पीठ सहलाने लगा। फ्रीन जो परेशान था, बेकी को ढूंढते हुए जब पेशेंट्स के टेंट के करीब आया तो उसने नॉब को देखा, जिसने बेकी को टाइटली हग कर रखा था। इतने करीब थे वो दोनों, जैसे उन दोनों के दिल की धड़कनें एक लय में चल रही हों। फ्रीन की आंखें लाल होने लगीं। उसे लग रहा था कि दर्द के मारे उसका दिल फट जाएगा। क्या क्या सोचने लगा था वो, कि वो रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग के काबिल है, वो सूरज की एक किरण जैसी और फ्रीन काले अंधेरे जैसा। उन दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं था। क्यों ये बात वो बार बार भूल जाता है? उसे खुद को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि ये उसका रास्ता नहीं है, उसका रास्ता तो कुछ और है। वो यही सब सोचता, लाल आंखें लिए उल्टे कदमों चलता अपने टेंट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब बेकी नॉर्मल हुई तो नॉब से अलग होकर बोली, आई एम फाइन नॉब, बस आज इतना सारा डिजास्टर देखा कि मैं इमोशनल हो गई थी। नॉब ने हाँ में सर हिलाया। कुछ बाल जो उसके चेहरे पर गिर रहे थे उन्हें नरमी से उसके कान के पीछे करके बोला, तुम तो एक बहुत काबिल डॉक्टर हो और एक स्ट्रांग लड़की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एज अ फ्रेंड तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आई प्रॉमिस। नॉब ने मुस्कुराकर कहा और बेकी भी मुस्कुराने लगी। मुझे अब अपने टेंट में जाना चाहिए, ये कहकर वो अपने टेंट की तरफ बढ़ गई। बेकी के जाने के बाद नॉब भी अपने टेंट में आ गया, जहां फ्रीन बिस्तर पर सीधा लेटा था। सुबह से उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हो पाई थी। वॉलंटियर से उसे पता लगा कि एक लेडी की डेथ पर फ्रीन कैसे बच्चों की तरह रोने लगा था। कितनी मुश्किल से बेकी ने उसे कंसोल किया था। वो चलता आया
और बिस्तर पर उसके बराबर में लेट गया। किसी भी तरह वो अपने भाई की एंजाइटी को दूर करना चाहता था। एक लफ्ज तक नहीं कहा फ्रीन ने उससे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसका भाई परेशान है, बेचैन है। उसने फ्रीन को हमेशा की तरह पीछे से हक कर लिया, लेकिन आज फ्रीन उसे करीब नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि उसका गुस्सा कहीं नोब को नुकसान ना पहुंचा दे। उसने नोब के हाथ को झटक कर कहा, नोब, ये सिंगल साइज बेड है, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, अपने बिस्तर पर जाओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो बिस्तर से नहीं, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से भी नोब को निकाल रहा हो। एक अजीब सी चुभन थी जो उसके दिल में तकलीफ देने लगी। आई एम सॉरी भाई, नोब ने कहा और उठकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके बाद काफी देर खामोशी रही। नोब ने धीरे से कहा, भाई, कुछ दिन से मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपको खोता जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे पहले हो आप मेरे लिए। अगर मेरी किसी बात से या किसी चीज़ से आपको तकलीफ हुई है तो आई एम सॉरी। मैं आपको कभी भी दर्द में नहीं देख सकता। क्या बात है भाई, जो आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े हो, इतने अजनबी से लगते हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? दूसरी तरफ खामोशी रही। फ्रीन ने मजबूती से आंखें बंद कर रखी थीं। भाई, भाई सो गए क्या? नोब ने कहा। फ्रीन ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो भी करवट लेकर सो गया। धीरे धीरे फ्रीन की आंखों से आंसू गिरते रहे और तकिए में जज्ब होते रहे। ये सब जो भी हो रहा था, इसमें नोब की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये दर्द जो महसूस कर रहा था वो उसकी वजह से भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। नोब से नफरत करने पर वो नोब से नफरत नहीं करता था। वो तो उसका बहुत प्यारा भाई था, लेकिन ये भी सच है कि बेकी से वो बेशुमार प्यार करता है, बेइंतहा, एक जुनून से भरा हुआ प्यार जो उसे सताता जा रहा था। और सीन मूव होता है तापाकोन हॉस्पिटल में। मिस फॉन ने कुआ के कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, कुआ ने कहा और मिस फॉन अंदर चली गईं। प्लीज हैव अ सीट, कुआ ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू। मिस फॉन उसके सामने बैठ गईं। आज आपने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच, कुआ ने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है, इसके लिए किसी को भी थैंक कहने की जरूरत नहीं। कुआ ने हाँ में सिर हिलाया। आप समझ तो गई होंगी मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, मिस फॉन ने उसे देखकर कहा। हाँ, मैं समझती हूँ। मेरे डैड और हम सब लोग मेरे लेट ब्रदर वटित से बहुत प्यार करते हैं। उसके नाम पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना मेरे डैड का एक आखिरी सपना है और जिसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हॉस्पिटल बनाने के लिए आसपास के सब टाउन्स में सबसे सूटेबल जगह आपके अंडर है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने दूसरी जगह देखना शुरू कर दिया है। खुन कुआ ने मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहा, जब मेरी लैंड सबसे ज्यादा सूटेबल है तो आप इधर उधर क्यों दूसरी जगह देख रही हैं? मिस फॉन कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। क्या मतलब? उसने एक डॉक्यूमेंट मिस फॉन की तरफ बढ़ा दिया। मैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए रेडी हूँ, जिसमें ये मेंशन है कि मेरी लैंड मैं आपकी फैमिली को दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। मिस फॉन के होंठों पर एक चुपती सी हंसी आई। तो आखिरकार था तो ये एक टैपाकॉन ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चंकी मास को कुछ दे और बदले में कुछ मांगे ना, जो उनके सबसे बड़े राइवल्स थे। मिस फॉन ने उसे देखकर कहा, तो इस जमीन के बदले में क्या मांगना चाह रहे हो हमसे? प्रिंस सरोजा का सर ये सुनकर खुनकुआ जोर से हंसा। मैं उसका सर लेकर क्या करूंगा? और वो कोई ऐसी चीज नहीं जो मांगने पर मिल जाए। मजा तो तब है जब मैं अपने बलबूते पर उसका सर अपने जूतों के नीचे ले आऊं, और एक दिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वो आंखें जो अभी कुछ देर पहले नरमी से भरी थी, बहुत सख्त सी लगने लगी।
उनमें पतले की आंख साफ नजर आ रही थी, वैसी ही जैसी उन्होंने फ्रीन की आंखों में देखी थी। तो फिर और क्या चाहते हो हमसे? मिस फॉन ने सीधा सवाल किया। आपका ये लैंड मांगना लोगों की भलाई के लिए है और मेरी ये डील भी लोगों की भलाई के लिए है। जब तक आप लोगों का हॉस्पिटल बनकर तैयार नहीं हो जाता, मैं चाहता हूँ चंकीमा फैमिली के डॉक्टर्स यहाँ पर सर्व करें एज सीनियर डॉक्टर्स। ये सुनकर मिस फॉन थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। बस इतना ही? मिस फॉन ने कहा। खुनकुआ ने हाँ में सर हिलाया। प्लिंग को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी फैमिली के साथ मेरी फैमिली के कैसे टर्म्स हैं। मैं चाहूँगा बेकी और रिची को भी ये बात पता ना लगे। वो लोग यहाँ सुकून से वैसे ही काम करें जैसे अपने टाउन में करते हैं। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मिस फॉन ने खुनकुआ से पूछा। खुनकुआ ने उन्हें देखकर कहा, मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ मेरी बीवी है जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर चंकीमा फैमिली के डॉक्टर्स यहाँ काम करेंगे तो फ्रीन सरोचा या कोई भी प्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसके बदले में उसके अपनों को भी चोट लग सकती है। ये सब कुछ मैं उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ इस टाउन में रिची और बेकी की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। खुनकुआ की आंखों में डिटर्मिनेशन था। मिस फॉन खड़ी हुई और वो डॉक्यूमेंट्स उठा लिए। ये फैसला मेरे डैड ही कर सकते हैं। तुम्हारा प्रपोजल उन तक पहुंचा दूंगी। उम्मीद है कि हम जो भी फैसला करेंगे वो सबकी भलाई के लिए होगा। खुनकुआ मुस्कुराकर खड़ा हुआ और उन्हें देखकर बोला, उन्हें बस ये कह दीजिएगा कि कुआ तेपकोन अपने डैड की कसम खाकर कह रहा है कि इस टाउन में जब तक आप लोग इस हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं किसी पर एक आंच नहीं आने दूंगा। उसकी बात सुनकर मिस फॉन ने हाँ में सर हिलाया और कैबिन से बाहर निकल गई। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। बेकी जब तैयार होकर टेंट से बाहर आई तो उसने सामने फ्रीन को देखा जो मुस्कुराकर उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग बेकी। गुड मॉर्निंग खुनफ्रीन। उन दोनों ने एक दूसरे को स्माइल पास की। फ्रीन ने उससे कहा, तुम्हारी आंखें बहुत सूजी लग रही हैं। क्या रात को ठीक से सोई नहीं थी? उसकी बात सुनकर बेकी को कल रात फ्रीन का अलेसारा को गले लगाना याद आया। वो कैसे उसे बताती कि उन दोनों को ऐसे देखने के बाद वो पूरी रात रोती रही थी। क्यों? ये तो वो खुद भी नहीं जानती क्या फीलिंग है ये। वो इसे समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ फ्रीन खामोशी से उसे देख रहा था जो कहीं खो गई थी। कहाँ खो गई हो? फ्रीन ने बोला और वो अपनी सोचों से बाहर आई। नहीं, कहीं नहीं। एक्चुअली बेड बहुत अनकंफर्टेबल था, इस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। बट दैट्स ओके, मैं बर्फ लगा लूंगी। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। तभी बेकी ने नोटिस किया कि फ्रीन की आंखों की चमक पहले से हल्की है और उसकी आंखें बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने फ्रीन के करीब होते हुए पूछा, लेकिन आपकी आंखें भी बहुत टायर्ड लग रही हैं। क्या आप रात को सोए नहीं ठीक से? फ्रीन उस लम्हे को सोचने लगा जब उसने नोब की बाहों में बेकी को देखा था। वो कैसे बताता बेकी को कि उसके बाद से वो पूरी रात सो नहीं पाया था, करवटें बदलता रहा था। बहुत से सवाल थे जो वो एक दूसरे से करना चाहते थे। एक हक था जो एक दूसरे पर जताना चाहते थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी पहला कदम लेने को तैयार नहीं था। हाँ, बस एक्चुअली मेरा भी तुम्हारे वाला प्रॉब्लम था। मैं अनकंफर्टेबल था इसीलिए ठीक से सो नहीं पाया। पर चलो, ब्रेकफास्ट लग गया है, चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रीन ने कहा और बेकी ने हाँ में सर हिलाया। नेक्स्ट सीन मूव होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। जब फ्रीन और बेकी ब्रेकफास्ट के लिए गए तो नाम, कर्क और रिची ऑलरेडी टेबल पर बैठे हुए थे। उन सब ने एक दूसरे को ग्रीट किया और उनके पास ही फ्रीन ने बेकी के लिए चेयर खींची और उसे बिठा दिया। थैंक यू, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। उसके पास एक खाली चेयर पर फ्रीन बैठने ही वाला था जब नॉब आया और उस चेयर पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बंदरिया, उसने बेकी को तंग करते हुए कहा। तुम सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। ये कहकर उसने नॉब के बाजू पर हिट किया। आओ।
अरे सच ही तो कह रहा हूँ। वैसे मेरा दिमाग खाने के बाद ये सब खाने के लिए जगह बचती है तुम्हारे पेट में? नोप ने फिर उसे छेड़ा। सुबह सुबह मेरा तुमसे आर्ग्यू करने का कोई मूड नहीं है, बंदर कहीं का। ये कहकर बेकी नाश्ता करने लगी। प्रीन खामोशी से उन दोनों को यूं बातें करते देख रहा था। वो चलता टेबल की दूसरी साइड पर जाकर बैठ गया, बेकी के बिल्कुल सामने। वो बैठा बेकी और नॉब को देख रहा था, जो मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, और नाम और कर्क की नजरें फ्रीन पर थीं, जिसका चेहरा अब उतरा हुआ लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें अलेसारा दिखाई जाती है, जो दौड़कर ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो गिरने ही वाली थी जब सामने से आते हुए प्रणोत ने उसे संभाल दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई हो। प्रणोत के मजबूत हाथों में उसे अपना वजूद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। वो झटके से उससे अलग हुई। गुड मॉर्निंग प्रणोत, उसने मुस्कुरा कर कहा। प्रणोत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे क्रॉस करके जाने वाला था जब वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे अभी तुम्हें ठीक से थैंक यू तो कहने दो, प्रणोत ने उसे देखकर कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? ये कहकर वो उसे क्रॉस करता दूसरी तरफ जाने लगा, जब उसने प्रणोत का हाथ पकड़कर कहा, अरे ऐसे कैसे? तुमने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हमारे साथ चलकर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? प्रणोत ने हाथ छुड़ाया। गुस्से से उसे देखकर बोला, जाओ, तुम्हें जहां जाना है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझी? ये कहकर वो मुड़ा और दूसरी तरफ चल पड़ा। अलेसारा ने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को अपने अंदर रोक रखा था। उसने गहरी सांसें ली, खुद को कंपोज किया, फिर मुस्कुराकर ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ गई। फ्रीन के पास एक चेयर खाली थी। अलिसारा गई और मुस्कुराकर उसने फ्रीन को ग्रीट किया, लेकिन ये तरीका बेकी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गई और उसने पीछे से फ्रीन को हग कर लिया। गुड मॉर्निंग खुन फ्रीन, गुड मॉर्निंग, फ्रीन ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। आओ बैठो। अलिसारा ने चेयर खींची और फ्रीन के बराबर में आकर बैठ गई। फ्रीन ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि कल रात तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। मैंने तो पूरी ब्यूटी स्लीप ली थी, अलिसारा ने कहा। अलिसारा ने एक टोस्ट उठाया और उस पर बटर लगाने लगी। फ्रीन ने मुस्कुराकर एक ऑमलेट उसकी प्लेट में निकाला। बेकी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। एक टेंशन था जो वहां पर बढ़ने लगा था। नॉब इस बात से अनजान अभी भी मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था। तभी उसने अपना हाथ जूस की बोतल की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो जूस पकड़ता, किसी और ने बोतल उठाई और खोलकर वो आखिरी ग्लास जो जूस का था अपने लिए निकाल लिया। नॉब ने देखा तो ये वही स्टूपिड एनोइंग लड़की है जिसके साथ उसका शाम में झगड़ा हुआ था। तुम? नॉब ने कहा। हाँ मैं, नीता ने मुस्कुराकर कहा, और वो फ्रीन के दूसरी तरफ एक खाली चेयर पर जाकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग खुन फ्रीन, बेकी उस अनजान लड़की को देखने लगी जो मुस्कुराकर फ्रीन को ग्रेट कर रही थी, और फ्रीन भी यूं ही मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था। उसने नॉब से पूछा, नॉब ये लड़की कौन है? नॉब ने नीता की तरफ देखकर कहा, पता नहीं कौन है, बस ये पता है कि कोई वॉलंटियर है, और ये कि ये पूरी तरह क्रैक है, खिसकी हुई है, पागल है। मेरा जूस ले लिया यार। नॉब को अभी भी अपना जूस चले जाने पर अफसोस हो रहा था। यहाँ बेकी गुस्से से पागल होने लगी। एक तरफ अलेसारा थी और दूसरी तरफ ये लड़की। अगर ये सिर्फ कल ही आई थी तो वो फ्रीन से इतनी क्लोज क्यों थी? फ्रीन कैसे मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था? बेकी गहरी नजरों से उन लोगों को देख रही थी। तभी फ्रीन ने बेकी को देखकर कहा, बेकी इससे मिलो, ये नीता है। मेरे डैड ने जो ऑर्फिनेज बनाया था, ये वहां पर पली बड़ी है और अब एक एनजीओ रन करती है, बहुत टैलेंटेड है। ये सुनकर बेकी ने हाँ में सर हिलाया और नीता को ग्रीट किया। खुनफ्रीन, क्या ये भी आपके साथ किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ती थी?
इस सवाल पर फ्रीन हैरान सा उसे देखने लगा। नहीं, मैं तो पहली बार इससे कल मिला हूँ, पर बहुत अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड। बेकी ने उसके बाद एक शब्द नहीं कहा। सिर्फ एक दिन में वो लड़की फ्रीन के इतने करीब कैसे हो गई? वो उससे किस तरह मुस्कुराकर बातें कर रहा था। वो लड़की अलग अलग डिशेस फ्रीन की प्लेट में निकालकर उसे नाश्ता करवा रही थी। बेकी से अब कुछ खाया नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान, दूसरी तरफ रिची जो उसी टेबल पर बैठा था, इन सब बातों को इग्नोर किए इधर उधर देख रहा था। सिर्फ एक ही चेहरा था जिसे इस वक्त वो देखना चाहता था। वो यहाँ ब्रेकफास्ट करने भी सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो प्लिंक से मिल सके, लेकिन अफसोस प्लिंक तो यहाँ पर थी ही नहीं। अभी तक उसने कुछ भी अपनी प्लेट में नहीं रखा था, कुछ नहीं खाया था। बस उसकी नजरें हर जगह डॉक्टर प्लिंक को ढूंढ रही थी। तभी नोप ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है भाई? इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी खाना खाओ और काम पर चलो। नोप की बात सुनकर उसने उसे देखकर कहा, मुंह बंद रखो तुम। नाम और कर्क खामोशी से फ्रीन और बेकी को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के लिए जेलसी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो दोनों अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और नेक्स्ट सीन में हमें प्लिंक दिखाई जाती है जो हर जगह प्रणोत को देख रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसने डोंग को कॉल की जो प्रणोत और हुन कुआ का एक म्यूचुअल फ्रेंड था। हाय प्लिंक, डोंग ने फोन उठाते ही कहा। हाय डोंग, प्रणोत कहाँ है? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। प्रणोत, वो अभी भी टेंट में है मेरे साथ, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ प्लीज जल्दी करो, सब लोगों ने ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमें जल्द से जल्द साइड पर जाना है। प्लिंक की बात सुनकर डोंग ने कहा, हाँ हाँ बस 5 मिनट, हम आ रहे हैं और हमने नाश्ता नहीं करना, हम लोगों ने कुछ खा लिया था। ओके, तो फिर तुम लोग डायरेक्टली साइड पर पहुंचना। प्लिंक ने यह कहकर फ़ोन बंद किया और वो भी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ प्रणोत अपने टेंट में बिस्तर पर बैठा था। डोंग उसके करीब ही था। तुम्हारा ये मुंह कब तक लटका रहेगा? डोंग ने उसे डांटते हुए पूछा। मुझे नहीं जाना किसी भी साइड पर, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम प्लिंक को बता देना। उसकी बात सुनकर डोंग ने गुस्से से कहा, सिर्फ उस लड़की की वजह से तुमने अपना ये हाल बना लिया है। देखो तो उसे, तुम्हें इग्नोर करके कितने आराम से वो अपने प्रॉपर रूटीन वर्क कर रही है, और एक तरफ तुम हो जो मुंह लटका के बैठे हो। हिम्मत करो, चलो। ये मत भूलो हम यहाँ पर लोगों की मदद करने आए हैं। हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। जल्दी से अपना मूड सेट करो और बाहर आ जाओ, डोंग ने कहा और टेंट से निकलने ही वाला था जब प्रणोत की बात पर उसके कदम रुक गए। डोंग, तुम मुझे भी जानते हो और उसे भी, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं बहुत बुज़दिल हूँ। उसे देखकर उसके सामने अनजान बना रहूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रणोत की आवाज में एक दर्द था। डोंग मुड़कर उसे देखकर बोला, नहीं प्रणोत, तुम बुज़दिल नहीं हो, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। ये कहकर वो टेंट से बाहर निकला और प्रणोत खामोशी से वहीं बैठा रहा। उसने खुद को कंपोज किया और फिर उठकर डोंग के पीछे पीछे टेंट से बाहर निकल गया। और ब्रेकफास्ट के बाद सीन मूव होता है साइड पर। वो सब लोग आज भी बहुत मेहनत कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। फ्रीन पूरी तरह से नोप को इग्नोर कर रहा था। नोप जब भी उसे देखकर स्माइल करता, फ्रीन दूसरी तरफ देखने लगता। नोप जब भी उसे पुकारता, वो उसे इग्नोर कर जाता। वो जब भी फ्रीन के करीब आने लगता, फ्रीन किसी न किसी बहाने से दूसरी तरफ चला जाता। अब उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि फ्रीन उससे नाराज है, पर क्यों, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। तभी उसने दूर खड़े नाम और कर्क को देखा जो मेडिकल सप्लाईज पर किसी चीज को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। वो समझ गया कि जो बातें फ्रीन उसे नहीं बताएगा वो उसे कहाँ से पता लग सकती हैं। वो दौड़कर उन दोनों के पास गया। हुन कर्क, पी नाम, मुझे आप दोनों से बात करनी है। वो दोनों जो कोई बहस कर रहे थे अचानक उसे देखने लगे।
हमसे? क्या? उन दोनों ने पूछा। फ्रीन किस बात पर स्ट्रेस्ड आउट हैं? वो मुझसे क्यों नाराज हैं? तुमसे नाराज? और फ्रीन? नाम हैरानी से उसे देखने लगी। तुमसे क्यों नाराज होगा वो? तुम तो जान हो उसकी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कभी ऐसा कुछ होगा, नाम ने कहा। कर्क ने हाँ में सर हिलाया। फ्रीन तुमसे कभी नाराज रह ही नहीं सकता। नाराज क्या? कोई और भी तुम्हें कुछ कहे तो वो बर्दाश्त नहीं करता। वैसे हुआ क्या है? कर्क ने पूछा। आई डोंट नो। बहुत दिन हो गए हैं। भाई बहुत अजीब बिहेव करते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी बात पर वो मुझसे नाराज है। जब मैं पूछता हूँ तो मुझे कुछ बताते भी नहीं। अच्छा? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मतलब किस तरह? नोप ने उन्हें कुछ इंसिडेंट्स बताए जो उसके और फ्रीन के दरमियान हुए। उन सब इंसिडेंट्स में सिर्फ एक बात कॉमन थी, रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग। वो दोनों मुस्कुराकर पहले नोप को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। आप लोग जानते हैं ना कि भाई को क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताइए, मैं ये सस्पेंस और बेयर नहीं कर पा रहा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उनसे अपोलोजाइज कर लूंगा, नाम ने उसे देखकर कहा। मुझे नहीं लगता कि ये बात बताने के लिए हम ठीक हैं। कर्क ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, क्योंकि ये बहुत प्राइवेट मैटर है। फ्रीन अगर सही समझेगा तो वो तुम्हें खुद बता देगा। ओ कम ऑन यार, आप दोनों जानते हैं भाई कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। आप दोनों तो दोस्त हैं उनके। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं भाई को ऐसे परेशान और नाराज नहीं देख सकता खुद से। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है। नोप अब बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, नाम ने उसे कहा। मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ। कर्क उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाह रहा था। नाम प्लीज स्टॉप, कर्क ने कहा। इट्स ओके बेबी, किसी न किसी को तो स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा, वरना फ्रीन जिस तरह से अपनी स्टोरी को हैंडल कर रहा है, इसका हैप्पी एंड होना तो बहुत मुश्किल है। स्टोरी? कौन सी स्टोरी? क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? नोप उन दोनों को देख रहा था जिनकी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगे, नाम ने कहा। क्या बता देंगी? भाई ठीक तो है ना? नोप ने पूछा। तुम नोटिस करो कि तुम किस लड़की के करीब होते हो जब फ्रीन का मूड अचानक बिगड़ जाता है। क्या? लड़की? यानी यहाँ पर कोई है, कोई लड़की जिसके जब मैं करीब जाता हूँ तो भाई इनसिक्योर हो जाता है और इसीलिए वो मुझसे नाराज हो जाता है? नाम ने कंधे उचकाए, जैसे उसे हिंट देकर अब वो बिल्कुल फ्री हो चुकी हो, और वो उन रिपोर्ट्स को जो उसके हाथ में थी ऐसे पढ़ने लगी जैसे इससे जरूरी काम तो अब उसके पास इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। आर यू सीरियस? भाई किसी में इंटरेस्टेड है और वो यहाँ है इस कैंप में? नाम ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। नौप ने सर पकड़ लिया। ओ माय गॉड, कौन है वो? नौप ने पूछा। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा, नाम ने कहा। और वो और कर्क वहां से चले गए। नौप को उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका भाई दी फ्रीन सरोचा वॉज इन लव, और नोप ना चाहते हुए भी अपनी फ्लर्टी नेचर की वजह से उस लड़की को बार बार क्लोज कर रहा था जिससे फ्रीन चाहता था। तभी फ्रीन का मूड इतना खराब था। उसे अपने भाई पर बहुत प्यार आया और हंसी भी। ओहो भाई, अब आपकी कहानी नोप के हाथ में है, और कुछ भी हो जाए बस एक दफा मुझे पता लगने दो कि वो लड़की कौन है। आपकी हैप्पी एंडिंग तो मैं करवा कर ही रहूंगा, उसने मुस्कुरा कर कहा और फ्रीन को देखने लगा जो अभी भी मुंह फुलाए काम कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।